इस ब्रह्मांड में कहीं भी अगर आप एक सेंसिटिव रेडियो एंटेना का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक बेहद ही फेंट सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे जो सभी दिशाओं से आ रहा होगा और अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी आप इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। ये सिग्नल बिग बैंग के होने का न सिर्फ प्रमाण है बल्कि ये हमें अर्ली यूनिवर्स के बारे में काफी सारी जानकारियां भी हमें देता है। हम इसे CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ये क्या है, ये हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में किस तरह की जानकारी देता है और ये किस तरह से बिग बैंग के होने का प्रमाण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था, पर अपने शुरुआती दिनों में हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा गर्म था कि वहां स्टेबल एटम्स का फॉर्म होना ही संभव नहीं था। नासा के अनुसार उस समय हमारे ब्रह्मांड का तापमान एब्सोल्यूट जीरो से लगभग 273 मिलियन डिग्री के ऊपर का रहा होगा। इतने ज्यादा तापमान में एक स्टेबल एटम भी टूट जाता है और वहां केवल उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही रह जाते हैं। इस कारण उस समय हमारे ब्रह्मांड में हर जगह एटम्स नहीं बल्कि केवल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और फोटॉन्स ही मौजूद थे। उस समय फोटॉन्स भी ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते थे क्योंकि रास्ते में उनका सामना फ्री इलेक्ट्रॉन से हो रहा था जिनसे इंटरैक्ट करके वो बाउंस कर जा रहे थे। इस कारण उस समय का ब्रह्मांड ओपेक रहा होगा, या ये कहें कि उस समय का ब्रह्मांड ठंड के उस सुबह के जैसा रहा होगा जहाँ कोहरा इतना ज्यादा होता है कि उससे आगे हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। पर उस समय भी हमारा ब्रह्मांड फैल रहा था। समय के साथ जैसे जैसे ये और फैलता गया, ये ठंडा भी होता गया। बिग बैंग के होने के लगभग 3,80,000 साल बाद तक हमारे ब्रह्मांड का तापमान घटकर लगभग 2,700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। हालांकि ये तापमान भी काफी गर्म माना जाता है, पर इतने तापमान में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के साथ मिलकर स्टेबल हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स का निर्माण कर सकते थे। इस कारण इस समय स्टेबल हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स का निर्माण हुआ। स्टेबल एटम्स की मौजूदगी के कारण ब्रह्मांड में पहले की तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब मौजूद नहीं रह गए थे। फोटॉन्स भी अब बिना किसी परेशानी के लंबी दूरी तय कर सकते थे क्योंकि अब उन्हें रोकने के लिए रास्ते में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं रह गए थे। इसलिए इस समय का ब्रह्मांड अब ट्रांसपेरेंट हो चुका था। ये फोटॉन्स जब निकले थे उस समय इस ब्रह्मांड में स्टार्स और गैलेक्सीज का निर्माण भी नहीं हुआ था। ये फोटॉन्स उस समय से आज तक इस ब्रह्मांड में ट्रैवल कर रहे हैं। रास्ते में इन्होंने काफी कुछ देखा और कई बार अपने रास्ते भी बदले। उदाहरण के लिए इन्होंने इस ब्रह्मांड के सबसे पहले स्टार्स और गैलेक्सीज को बनते हुए देखा। ये फोटॉन्स जब गैलेक्सीज के लार्ज क्लस्टर्स से होते हुए गुजरे तो उनके ग्रेविटी के कारण वहां का स्पेस बेंड हो गया, जिसके कारण इनका रास्ता भी कई बार बदल गया। इसके अलावा गैलेक्सी क्लस्टर्स में मौजूद हॉट गैसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड होते हैं उन्होंने भी इन्हें स्कैटर किया, पर उस डिग्री तक नहीं जैसा उन्होंने अर्ली यूनिवर्स में एक्सपीरियंस किया था। समय के साथ जैसे जैसे हमारा ब्रह्मांड फैलता गया, इन फोटॉन्स की एनर्जी भी ड्रॉप होती गई और वो लॉन्गर वेवलेंथ्स के तरफ शिफ्ट होते गए। ये फोटॉन्स पृथ्वी पर जब हम तक पहुंचे तब तक वो लो एनर्जी माइक्रोवेव्स में शिफ्ट हो चुके थे। आपने नोटिस किया होगा कि इस एनिमेशन में फोटॉन्स का लाइट पहले ब्लू था जो समय के साथ बदलकर रेड हो गया है। इस फेनोमेनन को रेड शिफ्ट कहा जाता है। दरअसल ब्लू लाइट की एनर्जी रेड से ज्यादा होती है, इसलिए फोटॉन के कलर का ब्लू से रेड में बदल जाना ये दर्शाता है कि जिस समय फोटॉन्स निकले थे उस समय वो ज्यादा एनर्जेटिक थे, पर ब्रह्मांड के फैलने के कारण पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते उनकी एनर्जी काफी कम हो गई। ये एनर्जी कितनी कम हुई है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये फोटॉन्स जिस समय निकले थे उस समय हमारे ब्रह्मांड का तापमान लगभग 2,700 डिग्री सेल्सियस के आसपास का रहा होगा, पर जब ये पृथ्वी पर पहुंचे हैं तो इनका तापमान घटकर लगभग -270 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है।
ये फोटॉन्स आज भी इस ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद हैं और एक बैकग्राउंड ग्लो क्रिएट करते हैं जिसे सेंसिटिव फार इंफ्रारेड और रेडियो टेलीस्कोप्स के मदद से आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा, ये बिग बैंग का लेफ्ट ओवर रेडिएशन या आफ्टर ग्लो है। इसे ही हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB के नाम से जानते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? दोस्तों, आप जानते होंगे कि लाइट का इस्तेमाल करके हम समय में पीछे झांक सकते हैं। जैसे कि इस ब्रह्मांड में अगर कहीं सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो और उसके लाइट को हम तक पहुंचने में अगर 1 मिलियन साल का समय लगे, तो उस लाइट के जरिए हम आज से 1 मिलियन साल पहले हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन को देखेंगे, न कि अभी के सुपरनोवा एक्सप्लोजन को। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे पुराना लाइट है। इसका निर्माण बिग बैंग के होने के मात्र 3,80,000 साल बाद हुआ था, जिसका मतलब ये हुआ कि इसके जरिए हम ये देख सकते हैं कि बिग बैंग होने के 3,80,000 साल बाद तक का हमारा ब्रह्मांड कैसा था। इसमें वो ट्रेसेस भी मौजूद हैं जिनके कारण स्टार्स और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। साथ ही साथ इस रेडिएशन में वो पैटर्न भी मौजूद है जो वैज्ञानिकों को मदद कर सकता है ये समझने में कि CMB के रिलीज होने से पहले वाला ब्रह्मांड कैसा था और CMB के रिलीज होने के बाद ये ब्रह्मांड कैसा रहा होगा और इसमें कैसे कैसे बदलाव आए होंगे। इस कारण CMB को स्टडी करना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के बाद ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और ग्रेविटेशनल वेव्स जैसे कई तरह के ऑब्जेक्ट्स और फेनोमेनन का प्रेडिक्शन एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने किया था, जो आज सच साबित हुए। इसके अलावा आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने भी फिजिक्स को बदल कर रख दिया। पर क्या आप जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन आम जीवन में कैसे थे और वो एक महान वैज्ञानिक कैसे बन गए? अगर नहीं जानते तो मैं आपको कुकू FM ऐप पे एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के ऑडियो बुक को सुनने की सलाह दूंगा। ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है और एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के हर पहलू से हमें रूबरू करवाता है। कुकू FM के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये एक ऐसा ऐप है जहां हर तरह के नॉन फिक्शनल किताबों की समरी आपको हिंदी भाषा में ऑडियो बुक के फॉर्म में आसानी से मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि किताबें पढ़ने में घंटों बर्बाद करने के बजाय आप उनकी समरी हिंदी भाषा में सुनकर बिना बोर हुए काफी कम समय में आसानी से कई किताबें खत्म कर सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसे 4.5 से ज्यादा की रेटिंग मिली है प्ले स्टोर पे। इस समय इस पे 1000 घंटों से ज्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। आमतौर पर इस ऐप पे ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 399 रुपए देने पड़ते हैं, पर इस समय हमारे पहले 250 व्यूवर्स VT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके इसे मात्र 199 रुपए में पा सकते हैं। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और सुनिए थाउजेंड्स ऑफ ऑडियो बुक्स एट द प्राइस ऑफ जस्ट 1 बुक। कुकू FM को डाउनलोड करने की लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो जाइए और इस ऐप को अभी इंस्टॉल कीजिए। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। वो कहते हैं ना कि कभी कभी सबसे आश्चर्यजनक वैज्ञानिक खोजें अनजाने में भी हो जाते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के खोज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नासा के अनुसार CMB का सबसे पहला प्रेडिक्शन रैल्फ एपर ने साल 1948 में किया था, जब वो जॉर्ज गैमो और रॉबर्ट हर्मन के साथ मिलकर बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस पर रिसर्च कर रहे थे। पर उनके प्रेडिक्शन को उस समय ज्यादा अटेंशन नहीं मिला। अगले कुछ दशक यही जानने में निकल गए कि CMB को आखिर डिटेक्ट कैसे किया जाए। फिर 1960s में रॉबर्ट डिके और उनकी टीम ने CMB को एक्चुअली डिटेक्ट करने की कोशिश करनी शुरू की। पर इससे पहले कि वो CMB को डिटेक्ट कर पाते, पेंजियाज और विल्सन ने अनजाने में CMB की खोज कर दी। दरअसल 1965 में न्यू जर्सी के बेल लैब में मौजूद एक बेहद ही सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप की मदद से वो कैसियोपिया A नाम के सुपरनोवा रेमनेंट का प्रिसाइज मेजरमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे। पर उन्होंने नोटिस किया कि उनका टेलीस्कोप एक बेहद ही फेंट सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा था। उनके मेजरमेंट को कोई अनवांटेड सिग्नल डिस्टर्ब न करे, ये इंश्योर करने के लिए उन्होंने अपने टेलीस्कोप को एम्प्टी स्पेस के तरफ पॉइंट किया। चूंकि स्पेस एम्प्टी था, उन्हें उम्मीद थी कि उनका टेलीस्कोप किसी भी तरह के सिग्नल को डिटेक्ट नहीं करेगा। पर उनके टेलीस्कोप ने एक बार फिर से वही स्ट्रेंज सिग्नल डिटेक्ट किया। उन्हें लगा कि ऐसा जरूर किसी फॉल्ट के कारण हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने कई बार सब कुछ अच्छे से चेक किया, डिवाइस की अच्छे से सफाई की, कबूतरों के मल साफ किया, डिटेक्टर्स को कूल भी किया और वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे ताकि इस अनवांटेड स्ट्रेंज सिग्नल से उन्हें छुटकारा मिल सके। पर अपनी लाख कोशिशों के बाद भी वो इससे छुटकारा नहीं पा सके। वो अपने टेलीस्कोप को चाहे कहीं भी पॉइंट क्यों नहीं करते, उन्हें ये अनवांटेड सिग्नल हर बार मिल जाता।
उनके द्वारा डिटेक्ट किए जाने वाले इस सिग्नल या ये कहें कि इस रेडिएशन के बारे में सबसे अजीब बात ये थी कि ये एक साथ सभी दिशाओं से आ रहा था और वो भी बिल्कुल एक जैसा। एस्ट्रोनॉमी में ये अजीब था क्योंकि ज़्यादातर रेडिएशन का हमेशा अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है जहां वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि किसी रेडिएशन का सोर्स अगर सूर्य है तो टेलीस्कोप को सूर्य की ओर पॉइंट करने से वो रेडिएशन हमें उस डायरेक्शन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। ऐसे किसी भी सोर्स का होना नामुमकिन है जिससे निकला रेडिएशन ब्रह्मांड में हर जगह और हर दिशा में एक जैसा मौजूद हो। इसलिए पेंजियास एंड विल्सन ऐसे थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन की खोज में लग गए जो उनके द्वारा डिटेक्ट किए गए स्ट्रेंज सिग्नल को एक्सप्लेन कर सके। उसी समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट रॉबर्ट डिके ने भी थियोराइज किया कि अगर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई है तो 3 डिग्री केल्विन के आसपास का लो लेवल बैकग्राउंड रेडिएशन इस ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद होना चाहिए। डिके ने अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए सीएमबी को डिटेक्ट करने की कोशिश करनी अभी शुरू ही की थी कि पेंजियास और विल्सन ने उनसे संपर्क कर लिया और अपनी खोज के बारे में उन्हें बताया। डिके ने बेल लैब्स को विजिट करके पेंजियास और विल्सन द्वारा डिटेक्ट किए गए सिग्नल को स्टडी किया और अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मिस्टीरियस सिग्नल कुछ और नहीं बल्कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ही है। 1965 के एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में दोनों टीमों ने अपने अपने पेपर्स पब्लिश किए। पेंजियास और विल्सन ने अपने पेपर में ये बताया कि उन्होंने क्या डिटेक्ट किया था, जबकि डिके की टीम ने अपने पेपर में इस मिस्टीरियस सिग्नल को एक्सप्लेन करते हुए इसका महत्व बताया। सीएमबी की खोज कितनी अहम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पेंजियास और विल्सन को सीएमबी की खोज के लिए साल 1978 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। दोस्तों, ये सीएमबी के ऊपर बनाए गए हमारे वीडियो का पहला भाग है जिसमें हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को केवल इंट्रोड्यूस किया है। इसके अगले भाग में हम इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इससे जुड़े कई तरह के सवालों के जवाब भी जानेंगे, जैसे कि सीएमबी को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है, इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता। सीएमबी हमें अर्ली यूनिवर्स के बारे में क्या जानकारी देता है, ये हमें यूनिवर्स के शेप, साइज और कॉम्पोजिशन के बारे में कैसे बताता है, इसके जरिए हमें कैसे ये पता चलता है कि गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स जैसे ऑब्जेक्ट्स का निर्माण कैसे हुआ था इत्यादि। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस चैनल को और बेहतर बनाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स के जरिए हमें डोनेट करके। आपसे अनुरोध है कि केवल तभी डोनेट करें जब आप डोनेट करने का सामर्थ्य रखते हो। तो दोस्तों, आपसे जल्द मुलाकात होगी सीएमबी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।